हेलो स्टूडेंट्स, ऑल गुड। चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान होगा। मैं हूं अनीशा शेख और ये है ब्रेन ट्री इन्फोटेक का लर्निंग प्लेटफॉर्म। वॉइस का टॉपिक हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जिसमें मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने वॉइस में फर्स्ट लेक्चर में सीखा था वॉइस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने उसके बारे में सीखा कैसे कैसे वॉइस बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या वजह होती है। देन हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट तरीके से सीखा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। देन हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था हमारे रिवीजन करके क्वेश्चंस के थ्रू। उसके बाद आप लोगों ने सीखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मतलब अभी तक आपने वॉइस के टॉपिक में 3 इंडेफिनिट्स के बारे में स्टडी किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और आपने डिस्कस किया है फ्यूचर इंडेफिनिट को। आज हम उन तीनों इंडेफिनिट्स के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं, क्योंकि अगर मैं फास्ट बताऊंगी आपको तो आपको चीज़ें थोड़ी सी स्किप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चनर बना के रखा हुआ है। इस क्वेश्चनर के बिहाफ पे ही हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे, उनके आंसर्स इकट्ठे बिल्कुल सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि कैसे पहचानना आपको नहीं आ रहा है कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो सब चीज़ें आज हम लोग एक बार दोबारा से रिविज़न करते हुए आज डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। वॉइस का टॉपिक है और मैं आपको फिर से बता दूँ, हम लोग रिविज़न कर रहे हैं। लेट मी राइट इन हियर फॉर यू कि आज हमारे पास चल रही है रिवीजन, और रिवीजन के अंदर हम लोग सीख रहे हैं इंडेफिनिट्स के रिगार्डिंग। और इंडेफिनिट भी हमारे सिर्फ और सिर्फ, लेट मी राइट दैट ऑल्सो, कि हम रिवाइज कर रहे हैं इंडेफिनिट्स को और किस किस के। उसमें आपको मिलेगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट की रिवीजन चल रही है। इसमें सभी के सभी चारों सेंटेंसेस आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम अपने पास। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, साहिल कलेक्ट्स मनी। मैंने आपको इसके पहले भी जब रिवाइज करवाया था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट होने के बाद, तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आपके सामने एक एक्टिव पार्ट का क्वेश्चन आता है, आपने इमीडिएट रिस्पांस करने से पहले थोड़ा रुककर देखना है कि पूरे सेंटेंस का फॉर्मेट किस नेचर का है। फॉर्मेट किस नेचर का है से मेरा मतलब है सेंटेंस आपका कौन से टेंस में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें करने के लिए आपको बहुत समय बीत जाएगा। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये काम करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बिकॉज फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा हर चीज़ को डिटेल समझना है इत्मीनान से। अगर मैं ध्यान से इस सेंटेंस को देखो, इसमें लिखा है साहिल कलेक्ट्स मनी। साहिल एक सब्जेक्ट हो गया, कलेक्ट्स मेरा वर्ब हो गया, फॉर्म कौन सी डिस्कस भी करेंगे, और मनी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। 3 चीज़ें इंक्लूड हो गई मेरे पास, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और आ गया ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ें आ गई। इसका हम मतलब जानते हैं अच्छी तरीके से। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट 2 ऐसे टेंस होते हैं जिसमें इमीडिएट आफ्टर अ सब्जेक्ट मेन वर्ब आती है, उनके बीच में कोई ऑक्सिलरी का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब ये पहचानना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे मालूम चलेगा? ऑफ कोर्स सेंटेंस में आए हुए वर्ब के हिसाब से। तो जो मेरे पास सेंटेंस में वर्ब आई हुई है, जिसमें कि एस लगा हुआ है, ये मेरे पास वर्ब की 5th फॉर्म आई हुई है। और वर्ब की 5th फॉर्म पूरे के पूरे टेंसेस में लगती है कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा सेंटेंस है वो हो गया कौन सा, टेंस है वो हो गया कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो देखो सब्जेक्ट आ रहा है, सीधा का सीधा आपके पास वर्ब आ रही, बीच में कोई ऑक्सिलरी नहीं आ रहा, कोई नॉट वगैरह नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब सेंटेंस हो गया मेरे पास कौन सा? पॉजिटिव नेचर का। इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा रिविज़न जब करवाई थी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के लेक्चर्स के बाद, मैंने आपको वहाँ पर ये पूरी बात समझा दी थी कैसे आपको पहचानना होता है। आपको सेंटेंस में आने वाली मेन वर्ब को भी चेक करना है, बट नॉट ऑलवेज, बिकॉज कभी कभी क्या होगा जब हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर डिड वर्ड आपको मिल जाता है, DID डिड, जो खुद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। डिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में लगता है, तो वो पास्ट टेंस की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो ध्यान आपको रखना है मेन वर्ब कैसी आ रही है, और बाय द वे ऑक्सिलरीज लगी हैं तो वो कैसी आ रही हैं।
ठीक है, आंसर करते हैं और आगे उन क्वेश्चन से भी काम करेंगे। आंसर करने का तरीका भी आप जानते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं, माने इस वाले पार्ट को हमको आगे लाना है। इसी पर्टिकुलर वर्ड, ये नाउन है या प्रोनाउन है, के हिसाब से हमको ऑक्सिलरीज को यूज़ करना है। प्रेजेंट है तो हम इज एम आर यूज़ करते थे, पास्ट है तो हम लोग वाज वर यूज़ करेंगे, फ्यूचर में विल शेल पहले से है, हम वहाँ पे बी का इस्तेमाल करेंगे, विल बी शेल बी। क्योंकि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट का है तो मेरा आंसर क्या बनेगा, मनी। मनी जो है वो हमेशा आपका अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। आप मनी नहीं गिन सकते, आप रुपीज़, डॉलर्स, येन्स और जितनी भी करेंसीज के नाम हैं आप उनको गिन सकते हैं, लेकिन वर्ड मनी जो है ये अनकाउंटेबल सिंगुलर होगा हमेशा। आप मनी के साथ जब भी ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे तो सिंगुलर का यूज़ करेंगे, माने प्रेजेंट में आप इस का यूज़ करेंगे, पास्ट में आप वॉज का यूज़ करेंगे और परफेक्ट में आप हैज़ का यूज़ करेंगे। तो मनी इज़ वर्ब ये है, इसको हम थर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं, कलेक्टेड प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हुए। साहिल एक नाउन है, नाउन चेंज नहीं होता, सेम टू सेम आपने नीचे ले आना है। ठीक है जी, पहला आंसर हो गया। उम्मीद है मुझसे पहले आप बहुत पहले कर भी चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सानिया ओपन्ड द विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा सानिया ओपन द विंडोज। अब सारे बच्चों के क्वेश्चन को देखते ही माइंड में स्ट्राइक हो गया होगा कि हमारे पास जो पर्टिकुलर वर्ब आ रहा है वो वर्ब किस नेचर का आ रहा है, वो वर्ब आपके वर्ब के सेकंड फॉर्म का आ रहा है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे के पूरे तीनों टेंसेस के अंदर कहाँ लगाई जाती है, ओनली एंड ओनली पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ठीक है ना, आपके पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई माने ऑक्सिलरी जो आपको रिपीट होकर मिलने वाली हैं वो वाज या वर मिलने वाली हैं। अब आपने चेक करना है, सानिया हो गया आपका सब्जेक्ट, ओपन हो गया आपका वर्ब, वर्ब के बाद आने वाला वर्ड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या ओपन किया उसने, विंडोज़ ओपन किया। क्या, मैंने आपको बहुत बार दोहराया है, आज फिर से बता दूं, वर्ब अगर पहचानने में दिक्कत हो तो आप क्या माने वट और होम माने किसको से करके अगर आंसर निकालेंगे तो वट, एक्चुअली वट डिड सानिया ओपन, तो आपका आंसर हो गया द विंडोज़। तो विंडोज़ क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। आंसर बनाते हैं। अब रूल आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा बिल्कुल डिटेल में रूल्स को समझाया है, कैसे कौन चीज़ कहाँ होती है। आगे ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, द आंसर, आंसर लिख दिया। देखो आपको वही बता रहे थे, वही कर दिया है ना, मतलब इतना फ्लो में खो गई कि मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। द विंडोज़, अब विंडोज़ के साथ में बस दो ऑप्शन है, मुझे वॉज भी लगाने के लिए चल सकता है, मुझे वर्ब भी। मुझे चेक करना है विंडोज़ कैसा आ रहा है, विंडोज़ एस लगा है माने विंडोज़ आपकी प्लूरल हो गई, माने नाउन कैसा हो गया आपका, नाउन आपका आ गया प्लूरल फॉर्म पे। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लगाने वाले हो, वॉज तो पॉसिबल नहीं है, आप इस्तेमाल करोगे वर। द विंडोज़ वर, आप क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि नॉट वगैरह कुछ नहीं है, थर्ड फॉर्म। ओपनड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म पे भी ऐसा ही होता है, ओपनड। किसने ओपन किया, बाय सानिया। फिर से सानिया आपका कौन है, ये भी आपका नाउन है, चेंज नहीं होगा, आप इसको भी सेम टू सेम रख दोगे, बन गया आपका आंसर। द विंडोज़ वर ओपन बाय सानिया। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पहले और सही तरीके से कर लिए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपके पास है, डिड वी डू आवर होमवर्क। इससे नहीं करते, इसे नज़र नहीं आता जल्दी से। तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास, डिड वी डू आवर होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। मेरा क्वेश्चन मार्क ना यार कभी सही नहीं बनता है, फर्स्ट टाइम में तो कभी नहीं बनता, सेकंड टाइम में जब पूरा बनाओ तो बन जाता है कभी कभी, आई मीन ऑलवेज नॉट कभी कभी। चलो खैर वो तो अलग बात थी। सवाल देख लो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सवाल लिखा है, डिड वी डू आ होमवर्क।
ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने ही सिखाया है, लेकिन आपको मेरी बात पर टिपिकली फॉलो नहीं करना है, कभी कभी चीज़ें आपको खुद भी समझनी पड़ेंगी। अगर मैं बोलूँ आपको कि वर्ब की फॉर्म चेक करो, तो आप बोलेंगे जी मेरे पास ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम लोग बार बार दोहराते रहते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या फिफ्थ फॉर्म आए तो इज एम आर को बोरो करना है। लेकिन मैंने आपको ये भी सिखाया था अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब आए तो आपको मेन वर्ब के अलावा वो ऑक्सिलरीज भी देखनी होती हैं। वजह, आपका जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसके सिर्फ पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म आती है, उसके बाद नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, या हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चों। ये आपने ध्यान रखना है। डिड के साथ खुद, क्योंकि डिड खुद जो है सेकंड फॉर्म पे है, डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, इसलिए जब भी डिड वर्ड आएगा इसके साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही होगी। तो एकदम से पेशेंस लेस होकर आपने काम नहीं करना है कि जी मैं बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसे मार लगा तो बन गया मेरा आंसर। नहीं, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मतलब वर्ब की फॉर्म तो देखनी ही है, लेकिन ये भी देखना है क्या कोई ऑक्सिलरी भी आ रही है। ऑफकोर्स आपके पास ऑक्सिलरी आ रही है डिड, और डिड तीनों में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में डिड का इस्तेमाल हमेशा जब भी होगा, बट ऑफ कोर्स पास्ट में ही होगा। इसका मतलब टेंस तो हो गया आपका पास्ट की नेचर का, ठीक है, पास्ट हो गया आपका टेंस। अब अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो पहचानना वो भी आसान है। सबसे बड़ी बात तो यही वाला वर्ड बोल देता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, हमने सीखा था इंटेरोगेट जब किसी को करते हैं, जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो ऑफकोर्स क्या से शुरू करते हैं, और क्या के लिए मल्टीपल अंग्रेजी है, अपने अपनी टेंसेस की, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है, उसकी अपनी है। किसी की डू डज है, किसी की डिड है, फिर इज एम आर भी होगी, फिर हैज हैव भी होगी, एंड सो ऑन। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये पास्ट टेंस चल रहा है। क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है, यानी कि इंटरोगेटिव है, यानी कि पास्ट टेंस का जो सेंटेंस हो गया ना, वो सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव नेचर का है। अब एक और चीज़ देख लो, कोई नेगेटिव तो नहीं है, चेक करते हैं। डिड वी नंबर 3 पे नॉट नहीं आया हुआ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव है। अब हमको पता है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑक्सिलरी बोरो करता है किससे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, यानी कि डिड के रिप्लेसमेंट में मेरे पास दो ऑप्शंस होती हैं, मैं या तो वॉज लगा सकती हूँ या तो वर लगा सकती हूँ, दोनों में से मुझे कोई एक लगानी है। अब जिस जगह पे डिड लिखा है उसी जगह पे आपको वॉज वर को लिखना है। ये नहीं होगा कि आपको रिप्लेसमेंट तो चल के पता कि वॉज वर लगाना है, लेकिन आपका जहाँ मन किया आपने वहाँ वॉज वर लगा दिया। नहीं, जिस जगह पे डिड लिखा है, जिस जगह पे डज या डू लिखा है, जिस जगह पे विल लिखा है, आपको एग्जैक्टली उन्हीं के जगह पे रखते हुए दूसरे जब ऑक्सिलरीज बोरो करेंगे सेम टू सेम जगह पे रखने हैं। अगर डिड स्टार्ट में आया है तो वॉज वर भी स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। क्या नहीं किया हमने, या फिर जो भी है, हमने हमारा होमवर्क नहीं किया, तो अब आपको होमवर्क के हिसाब से अपना वॉज या वर में से कोई एक वर्ड लाना होगा। शुरू करते हैं आंसर बनाना। आंसर बनाएंगे तो मैं लिखूंगी वॉज आवर होमवर्क। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ समझा दी थी ऑलरेडी से कि अगर नाउन के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग के आते हैं, इस तरह वाले वर्ड, मैंने आपको बड़ी लिस्ट भी लिखाई हुई है, अगर आपने चेक नहीं किया तो प्रीवियस लेक्चर चेक कीजिए। मैंने आपको बताया था माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। अगर ये वाले वर्ड किसी नाउन के पहले आपको मिलते हैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी वो उसके साथ ही रहेगा, उसको ना तो आप रिमूव करेंगे ना तो आप किसी और जगह रखेंगे। ये एक्टिव में भी एक साथ पूरा है तो ये पैसिव में भी एक साथ पूरा ही होगा, इसको आपने कहीं और नहीं रखना, इसकी जगह आपने कुछ और नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, अब वॉज क्यों आया? अनलाइक मनी, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था मनी। मनी जो है वो अनकाउंटेबल होती है। अब आप बोलेंगे मनी को तो मैं गिन सकता हूँ बड़े आराम से मेरे पर्स में कितना पैसा है मैं गिन सकता हूँ, बट नहीं, आप गलत हैं। आपने मनी को गिना नहीं, आपने मनी को मल्टीप्लाई किया। आपने ये नहीं कहा मेरे वॉलेट में 500 रुपये के 10 नोट है, आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करके कहा मेरे पास 50,000 या जितने बनते हैं भाई 5,000 रुपीज़ है ना। थोड़ा ना मेरा मैथ्स खराब है, थोड़ा इनफैक्ट बहुत खराब है। खैर व्हाट्सएवर, मनी को आप गिन नहीं सकते, मनी को आप मल्टीप्लाई करते हैं।
रुपीस को आप गिनते हैं। अनलाइक सेम होमवर्क या वर्क, ओनली वर्क वर्ड हो तब भी चलेगा, होमवर्क वर्ड हो तब भी चलेगा, दोनों का एक ही मतलब है। वर्क भी अनकाउंटेबल होता है, वर्क को भी आप गिन नहीं सकते। आप ये नहीं बोलते मैंने आज दिन भर में पूरे जी भाई 10 काम किए, या मैंने एक भी काम नहीं किया, या मैंने 50 काम किए, तो ऐसा नहीं बोलते। आप ये बोलते मैंने बहुत काम किया, या तो फिर मैंने नहीं किया, कम किया ज़्यादा किया, ऐसे बोलते। गिनती करके कोई नहीं कहता मैंने आज 50 काम किए थे दिन भर में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो होमवर्क भी कैसा है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम जानते हैं, ये तो हम लोग टेंस में भी सीखे थे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर अगर नाउन होगा तो ऑक्सिलरी भी आपको सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। होमवर्क सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, तो वॉज और होमवर्क ये है वर्ब डू, जिसकी कि थर्ड फॉर्म होती है डन। सेकेंड फॉर्म तो बोर्ड पे ही लिखी है, डू, डिड, और थर्ड भी आ गई डन। डन अब किसने किया, बाय वी जो कि सब्जेक्टिव केस है, जब पैसिव वॉइस में एंड में जाएगा सब्जेक्टिव केस तो नहीं आता, तो यहाँ पर हमें क्या लगा देंगे, अस, और क्वेश्चन मार्क से हमारे आंसर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको बार बार ये चीज़ दोहरा रही हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। लेकिन शुरुआत में आपने, जैसे ही आपके सामने एक स्टेटमेंट आती है, जैसे ही किसी भी चीज़ की आ रही है, उस स्टेटमेंट में आने वाले मेन वर्ब को चेक कर लो। अगर मेन वर्ब के अलावा ऑक्सिलरी फॉर्म भी है अनलाइक दिस, तो उसको भी चेक कर लो। बिकॉज ऑलवेज अगर आप डिपेंड कर जाओगे मेन वर्ब पे ही, जैसे कि ये हमारे पास सेंटेंस था, ओपन सेकंड फॉर्म थी, हमने वॉज वर्ब लगा दिया, सही हो गया। यहाँ पे डू तो फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन तो देखो ना कि डू के साथ साथ एक ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है। किसकी आ रही है, पास्ट टेंस की। स्ट्रिक्ट होकर ये नहीं देखना है कि एकदम से फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वॉज वर्ब या इज एम आर लगा दो, नहीं, साथ साथ चेक कर लो कि क्या कोई ऑक्सिलरी भी लगी हुई है। अगर जैसे यहाँ पे कोई नहीं थी, हमने कुछ नहीं चेक किया, लेकिन यहाँ पर थी तो हमने चेक किया कौन सी थी, प्रेजेंट वाले की डू डज थी, पास्ट वाले की डिड थी, या फ्यूचर वाले की विल शेल थी। चेक किया तो मालूम चला डिड है। डिड की रिप्लेसमेंट में दो ही वर्ड होते हैं, इन दो के अलावा तीसरा आ ही नहीं सकता, या तो वॉज आता या तो वर आता। सेकंड बात ये ध्यान रखना, जहाँ पे एक्टिव में डिड का प्लेस है, वहीं पे पैसिव में डिड के रिप्लेसमेंट में वाज वर का प्लेस होगा। ऐसा कभी नहीं करोगे आप क्या बोल देते आवर होमवर्क वॉज डन बाय अस, नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज डिड शुरू में आया है, तो डिड के जगह में ही नंबर 1 पे डिड है, नंबर 1 पे वॉज वर्क रखो, ठीक है। उम्मीद है बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं हुई होंगी तो थोड़ा सा वापस से वीडियोस को पलट के देखोगे तो हो जाएंगी। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी से आपको प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का इनडेफिनेट का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे, पर मुझे लगा मुझे आपको इनकी रिवीजन करवा के आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने स्पेशली आपके लिए आज रिवीजन सेशन रखा हुआ है, जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं। अभी आया है, चेक कर रहे हैं वीडियो को, तो हम रिवाइज कर रहे हैं इंडेफिनिट्स ऑफ, सिर्फ इंडेफिनिट इन तीनों के, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के। मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रेजेंट टेंस में आने वाला V1 और V5 का रिप्लेसमेंट इज एम आर V3 पे होता है। प्रेजेंट टेंस में ही आने वाला डू डज V1 का रिप्लेसमेंट भी इज एम आर V3 पे होता है। पास्ट टेंस के अंदर V2 आता है तो भी रिप्लेसमेंट वाज वर V3 पे होता है। पास्ट टेंस के अंदर ही डिड प्लस V1 आता है। मैं रिपीट कर लो, दिमाग में रख लो अच्छे तरीके से, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो भी आपको वाज वर और V3 लगाना है। फ्यूचर के पास ऑलरेडी विल और शेल तो है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ध्यान रखना है विल और शेल जैसे है वैसे ही रहेंगे। मैक्सिमम तो विल ही आता है, लेकिन उसके बाद आपको मैंने बताया था, बार बार कहा था, दोहराया था, बैकबोन होता है इसका एक वर्ड BEB, विल बी शेल बी करेंगे तो मालूम चलेगा, वो आपको रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, नंबर 4 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वो मेरे पास लिखा हुआ है, I will ask a question। थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ाया है, हालांकि मुझे पता है आपको आता होगा, लेकिन इस टाइप वाले अभी मैंने लिखा नहीं है, इस टाइप वाले क्वेश्चन में आगे जाके आपको सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा मैं आपको एडवांस में पूछना चाह रही हूँ। टू माई
टीचर। यहाँ थोड़ा हम लोग, इसलिए मैंने इसको लेंदी किया क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था कि आपने टिपिकल होके आखिरी वाले वर्ड को, आखिरी वाला वर्ड क्या है मेरे पास, माय टीचर, माय टीचर, आपने इसको नहीं समझना है कि जो भी आखिरी में लिखा है वही मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बहुत बार ऑब्जेक्ट को ढूंढना, सर्च आउट करना बता चुकी हूँ, नहीं क्लियर हुआ है, आज फिर से करेंगे। जब भी एक सेंटेंस आपके सामने रखा होता है, उस सेंटेंस के अंदर एक्टिव में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें होना ज़रूरी है एक सब्जेक्ट का, उसमें होना ज़रूरी है एक वर्ब का, और उसमें होना ज़रूरी है एक ऑब्जेक्ट का। क्योंकि अगर आपके सेंटेंस में इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ स्किप हो गई, ऑफकोर्स आप पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट कर सकते। पर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के नाम पे लिखा हुआ है अ क्वेश्चन टू माय टीचर। अब इतनी सारी चीज़ों में मैं कहाँ से ढूंढूँ कहाँ है मेरा ऑब्जेक्ट? तो मैंने आपसे कहा जब भी आप उलझ जाओ कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो अपने माइंड में ना एक क्वेश्चन बना लो, अपने माइंड में एक क्वेश्चन बनाओ, आप किस वर्ड को लेकर, व्हाट को लेकर, या तो फिर whom को लेकर। इन 2 शब्दों से जिस भी वर्ड का रिप्लाई आपको आपके एक्टिव वॉइस में मिलेगा वही आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। चलो करते हैं किस तरह से। व्हाट का मतलब होता है हिंदी में क्या, और whom का मतलब होता है किसको। हालांकि दोनों ही एप्लीकेबल होने वाले हैं हमारे पास अभी अभी, लेकिन कैसे काम करेंगे वो भी देख लेते हैं। आगे जाके मैं आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस भी सिखाऊंगी, ये चीज़ आपको वहाँ पर भी हेल्प करेगी। सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब वो बोलता है आई विल आस्क, मैं पूछूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ मैं पूछूंगी, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे क्या पूछोगे, क्या पूछोगे। तो उस क्या के आंसर में मुझे किसने जवाब दिया, इस क्वेश्चन ने। क्या पूछूंगी भाई, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो क्वेश्चन के लिए मुझे क्वेश्चन ही क्या बना था, आपको व्हाट बना था। क्या पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। उसके बाद किसको पूछोगे, किसको, सी किसको पूछोगे, ऑफकोर्स टीचर को पूछोगे, मम को पूछोगे, डैड को पूछोगे, किसको पूछोगे वो तो नहीं बताया, मुझको पूछोगे वो नहीं बताया। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि टीचर को पूछूंगा। तो टीचर कौन सा टीचर, माय टीचर। ये माय नहीं बोलना है, माय भी लगाना है आपको। तो इसका आंसर किसने दे दिया, होमले। यानी कि हमारे पास अ क्वेश्चन और टू माय टीचर दोनों ही हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड होकर आया, और दोनों ने बताया कि हम दोनों ही आपके लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब व्हाट से भी जवाब मिल गया, क्वेश्चन होम से ही मिल गया, टू माय टीचर, अब मैं कहाँ से बनाऊँ आंसर। अब भी आपको कोशिश करनी है, आप अपने मेन वर्ब के बाद जो आपके पास ऑब्जेक्ट आया है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्ट, और इस वाले को हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। हालांकि ये आगे जाके हम दोबारा सीखेंगे जब हम सीखेंगे डबल ऑब्जेक्ट। तो जब दोनों क्वेश्चन वाली चीज़ें आपके सामने आ रही हो, तो आपने कोशिश करना है अपना आंसर आप बनाओ किससे, प्राइमरी ऑब्जेक्ट से। प्राइमरी ऑब्जेक्ट से, प्राइमरी ऑब्जेक्ट में कौन है हमारे पास, अ क्वेश्चन। तो हम कहाँ से बनाएंगे आंसर, हम भी आंसर बनाएंगे ऑफकोर्स अपने अ क्वेश्चन से ही। तो उसको मैं पूरे को रब कर देती हूँ। अब इसके बाद हम इसके आंसर को करना सीखते हैं। इसके आंसर को करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाली हूँ। उसके बाद जिस रोज़ मैं आपको डबल ऑब्जेक्ट सिखाऊंगी, आपको उस दिन और पक्का हो जाएगा, ठीक है। बनाते हैं आंसर। चलो इसको अभी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अब यूज़ करेंगे ब्लैक वाले को, क्योंकि ये तो बहुत नज़र नहीं आता। तो हमने किया अ क्वेश्चन। अच्छा, अभी तो बताना है मूवी की सेंटेंस वगैरह किस चीज़ का है, विल लगा हुआ है, पूछूंगा। आगे कब होता है, आपको फ्यूचर में होता है भाई। तो फ्यूचर की बात करते हैं, विल के रिप्लेसमेंट में तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास। विल है, विल रख दो, विल है, शेल है, तब भी विल कर दो। शेल को माइंड से निकाल दो, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। आपके पास यहाँ विल लिखा होता है, देखो मैंने आई के साथ विल लिखा है। अब आप बोलेंगे नहीं भाई आई में तो शेल लगता था, तो विल कहाँ से आ गया। मैंने पहले ही बताया है कि शेल का इस्तेमाल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है जर्नल फ्यूचर इंडेफिनिट में। मॉडल्स में होता है, अब भी होता है, ऑफकोर्स ज़रूरी है वहाँ पे। लेकिन अगर आप आई और वी के साथ विल भी लगा दोगे तो भी उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो आप कह दो अ क्वेश्चन विल, पूरा आ गया। अब विल के बाद क्या लगाना है, बी वर्ड, वो इसका बैकबोन वाला वर्ड, विल बी। अब थर्ड फॉर्म आस्क्ड। अब होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट करो।
अब क्या करो आप, आस्क के बाद जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट आपको लिखा हुआ आ रहा है टू माई टीचर, उसको पूरा नीचे ले जाओ, टू माई टीचर। अब लगा दो आप बाय मी, ऐसे करेंगे नो दिक्कत। हाँ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से करते, अ क्वेश्चन will be asked by me to my teacher, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होता। दोनों ही तरीके आंसर के आपके राइट हैं। आप प्राइमरी ऑब्जेक्ट के साथ आंसर बना सकते हो, यहाँ तक कि मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगी कि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट से कैसे बनता है आंसर, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग होता है। तो आपने इस तरह वाले क्वेश्चन में याद रखना है, हालांकि दोबारा फिर से करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल सुन लो। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिल रहा हो तो व्हाट और हुम से क्वेश्चन कर लो, और जिस वर्ड से व्हाट ने आंसर दे दिया वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, जिसने हुम से आंसर दिया वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है। आंसर हम बताने की कोशिश करते हैं मैक्स टू मैक्स हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट से, तो हमने भी किससे बना दिया, प्राइमरी ऑब्जेक्ट से आंसर। ठीक है, चलो क्लियर तो हो रही है ना चीज़ें। अब यार आप लोग सामने तो हो नहीं जो मैं पूछ लूँ आपके, या फिर शक्ल देख के लगा लूँ अंदाज़ा क्लियर हो रहा है या नहीं। तो अब किसी तरीके से मुझ तक कन्वे कर देना ये मैसेज, है ना, बाय एनी मीन। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अब नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। डज ही नॉट कट दिस पिक्चर और क्वेश्चन मार्क। अरे वाह, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा सही बन गया है ना। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल टिपिकल डिटेल नहीं बता रही, आप खुद सोचो इसके अंदर आपको करना क्या है। कुछ नहीं, देखो डज लगा हुआ है। डज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आता है, और प्रेजेंट का मतलब इज एम आर ही हो सकता है। प्रेजेंट का मतलब कभी भी वाज वर नहीं होगा, इसका मतलब कभी भी विल और शेल भी नहीं होगा। इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ इज एम आर हैं। रखने कहाँ है, जहाँ डज नंबर 1 पे है वहीं पे इज एम आर में से कोई एक आगे आएगा। किसको देखकर, दिस पिक्चर को देखकर। पिक्चर है, सिंगुलर है। क्या कर दूंगी मैं आंसर बनाते हुए, इज दिस पिक्चर। अब वेट करो, नंबर 3 पे देख रहे हो तो नॉट भी आ रहा है। नंबर 3 पे आ रहा है 1 2, नंबर 3 पे आप भी नोट लगा दो। नोट कट की थर्ड फॉर्म, कट कट कट, तीनों फॉर्म बेस फॉर्म पे चलता है। तीनों फॉर्म को आप बोल देंगे कट बाय ही का बन गया हिम, और क्वेश्चन मार्क से एंड कर देंगे। ठीक है जी, तो 5 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास नंबर 6 क्वेश्चन बोलता है द शीप डजंट आई क्या बोलता है, ईट अ लॉट ऑफ ग्रास, ईट अ कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अ लॉट ऑफ ग्रास। ये सवाल है, फिर से डज आ गया। अब तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गया होगा कि डज का मतलब ही पैसिव वॉइस में इज एम आर होता है। जैसे डज आया इज एम आर, जैसे डिड आया वॉज वर, जैसे विल शैल आया विल शैल और बी, फिनिश। अब चेक करो, अब ये बताओ मुझे इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ है। डज क्या सवाल लिखा है, द शीप डजंट ईट अ लॉट ऑफ ग्रास। तो क्या नहीं खाया शीप ने, बहुत सारा ग्रास। इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सारा भी आपके पास जितना भी लिखा है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या नहीं खाया शीप ने, बहुत सारा ग्रास नहीं खाया शीप ने। ऐसे ही बोलोगे ना आप, शीप माने आपकी भेड़, तो आप आंसर बनाओगे तो ऑफकोर्स आप कहोगे लॉट ऑफ, कहाँ गया, अ लॉट ऑफ ग्रास।
अब डस के रिप्लेसमेंट में 3 चीज़ें मैं बार बार दोहरा रही हूँ, क्या आपको मुझे पता है बोरियत भी आ गई होगी, लेकिन अब क्या करें, समझाना तो बोलना पड़ेगा। डस के रिप्लेसमेंट में इज एम आर, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, ग्रास भी है, अ भी लगा हुआ है। पहली बात तो आर्टिकल अ आ रहा है, अ आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में आता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आर्टिकल का लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं जाके। उसके बाद अगर ये सपोज ना भी होता और ओनली ग्रास वर्ड भी होता, तो अनलाइक मनी, अनलाइक होमवर्क, ग्रास भी आपका अनकाउंटेबल होता है। जिसको आप गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं हमेशा, ऑलवेज। तो ग्रास अकेला है, चाहे ग्रास के पहले अ लग के आ जाए, ध्यान रखना है। अ लॉट ऑफ ग्रास इज, और नॉट भी आ रहा है, नॉट, ये कैसा नॉट बन गया अब, ठीक है ना। नॉट थर्ड फॉर्म सबको आती है भाई, ईटन बाय कौन है, द शीप। ठीक है बच्चों, 6 क्वेश्चन, उम्मीद है सब कुछ क्लियर होता जा रहा होगा और अब आपको चीज़ें बहुत स्मूथ भी लगनी शुरू हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। वो लो, शोर भी होना शुरू हो गया है। हमारे नेबरहुड में लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया जा रहा है काम कराने के लिए, तो थोड़ा सा आपको शोर बियर करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल नज़दीक वाले बिल्डिंग है ये, एक्चुअली ये मसला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नंबर 7 पे क्या लिखा है मेरे पास, नंबर 7 क्वेश्चन पे लिखा है मेरे पास, वॉन्ट ही क्लीन हिज रूम। अब अगर ध्यान रहा हो तो वॉन्ट जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका, विल और नॉट का। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये वॉन्ट कहाँ से आ गया। मैंने आपको फ्यूचर टेंस करवाते हुए भी और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करवाते हुए भी बताया था कि विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इवन दो द क्वेश्चन कैन बी इन दिस वे ऑल्सो, विल ही नॉट क्लीन हिज रूम। और मैंने आपसे कहा था जिस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, आपको उसी फॉर्मेट पे आंसर करना होगा। करके देखते हैं। वांट के रिप्लेसमेंट में मैं फिर से बोल दूं, कुछ नहीं करना, हाँ बी लगाना मत भूलना, बाकी सब कुछ ठीक है। वांट का वांट आ गया, हिज रूम। अब क्योंकि नॉट ऑलरेडी आ चुका है तो नंबर 3 पर नॉट तो नहीं आएगा। अब की बार नंबर 3 पे कौन आएगा, बी। वांट हिज रूम बी, थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा आंसर था, है ना बच्चों। ठीक है जी, इस तरह लिखा आता। सपोज क्वेश्चन का फॉर्मेट ये वाला होता तो मैं कैसे बनाती आंसर, विल की जगह विल ही रहता, फिर से वही सारा का सारा, हिज रूम। अब की बार क्योंकि नंबर 3 पे नॉट आया था एक्टिव में, तो मुझे भी नंबर 3 पे ही लगाना है पैसिव में, नॉट, और बी को आगे स्विच कर दो, लेकिन बी को भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। बी और आगे तो सब कुछ सेम ही रहेगा ना, क्लीन्ड बाय, कौन है पीछे, ही। थोड़ा मेरा मेमोरी ना गजनी की तरह वीक है, तो मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्लियर है, वॉन्ट ही क्लीन हिज रूम, ऐसे क्वेश्चन लिखा आएगा, आपने भी कर देना आंसर, वॉन्ट हिज रूम बी क्लीन बाय हिम। उसके बाद विल ही नॉट क्लीन हिज रूम, आपने भी कर देना, विल हिज रूम नॉट क्लीन बाय हिम। जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह का आंसर, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं लेक्चर को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट्स क्लियर हो चुके होंगे। कल हम जब दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, मेरे लिए भी है कि आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके देन।